नमस्कार दोस्तों, इंजीनियरिंग टॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। इस टॉक की सीरीज़ में हम अलग अलग एक्सपर्ट से इंजीनियरिंग और उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। इस टॉक के दौरान अगर आप एक्सपर्ट से कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, हम उसका समाधान लाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉक। आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर अभिषेक मित्तल। अभिषेक सर कंट्रोल प्लस कंपनी के बिजनेस हेड है, जो कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। तो अभिषेक सर, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू विशाल। तो सर, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है और उसके बाद कई सारे प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए हैं और आप अभी कंट्रोल प्लस जैसी बड़ी कंपनी में बिजनेस हेड का रोल भी निभा रहे हैं। तो आप हमारे ऑडियंस को आपकी थोड़ी जर्नी के बारे में बताना चाहेंगे? बिल्कुल विशाल, मैंने 2005 में इंजीनियरिंग की थी फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी। इंजीनियरिंग करके लाइक अ फ्रेश इंजीनियर आई वाज ओपन इन द इंडस्ट्री, क्या करना है, क्या कर सकते हैं। जैसे कहते हैं कि इंजीनियर को ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। सो आई एसोसिएटेड, आई कनेक्टेड, आई जॉइन कॉटेक ग्रुप। कॉटेक ग्रुप में साइट के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं, ऑयल एंड गैस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट होते हैं। उन प्रोजेक्ट्स में मुझे साइट पे भेजा गया था। पहले साइट पे रह के कुछ महीने साइट पे रहे, साइट की बहुत सारी चीज़ें देखी सीखी हमने। वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, सबसे कैसे डील करना है, कैसे काम होता है, क्या मशीन्स यूज़ होती हैं, मशीन्स कैसे काम करती हैं, वो सारी टेक्नोलॉजीज समझी, फिजिकली देख के जो पढ़ा था उसके सामने जो फिजिकली देखा उसको समझे, वो करके फिर हेड ऑफिस में शिफ्ट हुए। ऑफिस में आके ऑफिस के जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, इंटरेक्शन विद वेंडर्स, ऑर्डर्स कैसे पिकअप होते हैं, कस्टमर से कैसे डील करते हैं, टेंडर कैसे भरे जाते हैं, ये चीज़ें सीखी। अकाउंट्स, फाइनेंसेस से रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं वो सीखी। वो करते करते ओवर सो मेनी ईयर्स, 15 ईयर्स हो चुके हैं। वो करते करते आज बिजनेस हेड बने हैं। नए इंजीनियर्स आए हमारे साथ, जुड़े टीम में, नए प्रोडक्ट्स बनाए। तो करते मतलब चलते बने और कारवां बनता गया और कंपनी चल रही है। उस हिसाब से कोशिश कर रहे हैं उसको बढ़ाने की। राइट। तो सर, वैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग को एवरग्रीन ब्रांच बोला जाता है, और क्योंकि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है और मैकेनिकल फील्ड से ही जुड़े हैं, तो हमारे जो ऑडियंस में स्टूडेंट्स हैं जो कि आगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहेंगे, वो ज़रूर जानना चाहेंगे कि मैकेनिकल को एवरग्रीन ब्रांच क्यों बोला जाता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है एक्चुअली? मैकेनिकल इज एवरीथिंग, जो मूव हो रहा है, जो कुछ आपके आसपास है, सब इंजीनियरिंग सब कुछ है। मैकेनिकल is a part of it. हर चीज़ में इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है। इंजीनियरिंग इज अ एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ साइंस, एंड साइंस हर जगह है। तो इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इज एन वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच। प्रोबेबली मैंने किया है, इसलिए मैं ये कहूँगा कि मैकेनिकल बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग आसपास जो भी कुछ मूव हो रहा है, मैकेनिज्म, एक छोटा सा मैकेनिज्म है, एक छोटा सा पहिया भी चल रहा है, तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। वेलोसिटी है, उसकी मोशन है, उसका मूवमेंट है, ये सब चीज़ें इंजीनियरिंग का पार्ट है। मतलब इंजीनियरिंग से सीखा जाता है उसको। तो ये आपका इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इज एवरग्रीन इसलिए कहते हैं बिकॉज हर चीज में मैकेनिकल तो पार्ट आता ही है कहीं ना कहीं। इट इज लाइक नो अत्र तत्र सर्वत्र, इट इज एवरीवेयर। जैसे एक स्मॉल मैकेनिज्म लाइक पेन, आप पेन को ओपन क्लोज करते हो, टू एन एयरक्राफ्ट, टू अ स्पेसशिप, टू अ ship in the sea, everywhere there is engineering and there is mechanism in it, there is mechanical engineering involved in it. So evergreen वो हमेशा रहेगी बिकॉज सब कुछ रहने वाला है। ये चीज़ें, सब चीज़ें बदलती नहीं हैं। इनोवेशन आते हैं, चीज़ें बढ़िया होती हैं, टेक्नोलॉजी आती है, लेकिन बेसिक जो इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल जैसे कहते हैं, तीनों बेसिक्स तो रहेंगे ही। उन्हीं के ऊपर डेवलपमेंट हो सकता है, वो तो वहीं रहेगा। इसलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज ऑलवेज अ एवरग्रीन ब्रांच। राइट। सर, अभी हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग करना चाहते हैं और अच्छे इंजीनियर्स बनना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जो कि एक स्टूडेंट में होनी चाहिए एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए? विशाल, मेरा मानना है इंजीनियर बनने के लिए स्टूडेंट में, किसी भी बच्चे में, उसको चीज़ को मेरे हिसाब से 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। पहली है जिज्ञासा, उस चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी। एप्रिसिएशन, किसी चीज़ को एप्रिशिएट करना, किसी चीज़ के अंदर की क्वालिटी को पहचानने का या उसको एप्रिशिएट करने की क्वालिटी होनी चाहिए। और उसका आगे फिर उसमें और आगे क्या सोच सकते हैं, क्या हो सकता है, वो सवाल करने की क्वालिटी होनी चाहिए।
मैं इसका एग्जांपल देता हूँ जिज्ञासा से। अब एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है जिज्ञासा के लिए। कोविड-19 का अभी इतना पेंडेमिक चल रहा है बल्कि, और उसमें हम लोग सोप डिस्पेंसर को लेके, सैनिटाइज़र को लेके बहुत चर्चा होती है, लोगों ने सबने यूज़ किया है। अब एक सोप डिस्पेंसर जो है, मतलब पहले भी आया था कि साबुन है, साबुन को आप 20 सेकंड तक हाथ साफ़ कर सकते हो, साबुन उठा के आप साफ़ कर लो, हो जाता है। लेकिन एक सोप डिस्पेंसर बना है जिसको आपने हाथ नीचे रखा, प्रेस किया, साबुन हाथ में एक डॉप आता है और आप उससे साफ़ कर सकते हो। तो सोप डिस्पेंसर की जरूरत क्या थी? साबुन काम कर रहा था, लेकिन डिस्पेंसर बनाया किसी ने, सोचा, उसमें एक मैकेनिज्म डाला, आप प्रेस करते हो तो साबुन निकलता है। तो बंदे में, बच्चे में, स्टूडेंट में वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों, कैसे गिर रहा है, इतना ही क्यों निकलता है, वो उसने कैसे डिज़ाइन किया, उसको अप्रिशिएट करे कि साबुन तो था ही, लेकिन ये बनाया है तो कुछ सोचा उसने। वो भी छोटी सी चीज़ है, लेकिन उस पर भी एक अप्रिसिएशन आना चाहिए कि ये चीज़ भी बना, इतनी सी छोटी सी चीज़ भी सोच के बनाई जा सकती है। अभी उसमें इनोवेशन क्या होता है, आगे क्या किया, आगे और इंजीनियर्स ने और दिमाग लगाया, उसको ऑटोमेट किया। अब उसमें सेंसर्स आते हैं, सिग्नल्स आते हैं, हाथ रखो साबुन आ जाएगा, आपको प्रेस करने की भी जरूरत नहीं है। पर्पस वही है, पहले भी हाथ साफ करते थे साबुन से, आज भी वो लिक्विड सोप से हाथ साफ कर रहे हैं। लेकिन फ़र्क क्या है कि इंजीनियर उस चीज़ को सोचेगा, सवाल करेगा, इनोवेट करेगा, उसमें कुछ नया डिज़ाइन आने की कोशिश करेगा। सो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनको वो कौतूहल, उनको वो जिज्ञासा, वो क्वेश्चंस पूछने की, चीज़ों को और ज़्यादा कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, वो सोचने की इच्छा, क्षमता होनी चाहिए, तो वो कर पाएंगे। इंजीनियर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, वो कर सकते हैं। राइट। ये तो हमने बात की कि एक इंजीनियर बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, पर ऐसी कौन कौन सी स्किल्स है जो कि एक स्टूडेंट कॉलेज के दौरान डेवलप कर सकता है ताकि वो एक फ्यूचर रेडी इंजीनियर बन सके? मैं कहूँगा कॉलेज इज़ द बेस्ट टाइम जब वो बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर सकता है। स्कूल में एक सिस्टमेटिक करिकुलम होता है, एक प्रोसीजर होता है, यूनिफॉर्म होती है, आपको फॉलो करना होता है। कॉलेज एक ऐसा टाइम है जहाँ पे स्टूडेंट फ्री है, बहुत चीज़ें देख सकता है, सीख सकता है। सॉफ्ट स्किल्स उसको डेफिनेटली डेवलप करने चाहिए, जैसे प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, टॉकिंग टू पीपल, इंटरेक्टिंग विद पीपल, स्टेज फियर, ये चीज़ें निकालनी चाहिए। लेकिन कॉलेज इज़ द बेस्ट टाइम जब उसको टेक्निकल नॉलेज जितनी हो सके गेन कर लेनी चाहिए। लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, काफ़ी जानते हैं सब्जेक्ट को, उनसे जितना ज्ञान मिल सके, जैसे वो आपका 3 इडियट्स में आमिर खान बोलता है, जैसा जहाँ ज्ञान बट रहा है वहाँ ले लो, जिस क्लास में बैठ के मिलता है ले लो। ऐसा ही है कि कॉलेज में जो प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स बोल रहे हैं, आउट ऑफ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ देयर नॉलेज, देयर स्टडी, जो भी दे रहे हैं वो आप तब ग्रास्प कर लो, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि फिर कॉलेज से निकलने के बाद में जब आप इंडस्ट्री में आ जाते हो, जब आप काम करने लगते हो, फिर आपको कॉलेज नॉलेज गेन करना, जब आप इंडस्ट्री में आ जाते हो तब आपको नॉलेज गेन करने का टाइम नहीं मिल पाता है, या कोई नई चीज़ें समझने का, सीखने का टाइम नहीं मिलता है। और क्या होता है, कॉलेज में यू आर फ्री, गलती भी करते हो तो यू आर नॉट पेनलाइज्ड। गलती करते हो, आपने कोई चीज़ नहीं ठीक से की तो कुछ नहीं होगा, लेक्चरर ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बोलेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन वो टाइम है जब आप टेक्निकल पॉइंट्स को पूछ सकते हो, 4 सवाल कर सकते हो, प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स के साथ बैठ के, अपने हम उम्र दोस्तों के साथ बैठ के, जिनका थॉट प्रोसेस सेम है, उनके साथ आप डिस्कस करके कुछ बना सकते हो, या अपने कंसेप्ट्स क्लियर कर सकते हो। सो मैं कहूँगा कॉलेज में सॉफ्ट स्किल्स एज वेल एज टेक्निकल स्किल्स जहाँ तक हो सके क्लियर कर लेने चाहिए। दैट इज़ द राइट टाइम, दैट इज़ अ फ्री टाइम टू डू इट। ओके, तो इंजीनियरिंग के दौरान टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये सारी स्किल्स हम कॉलेज में कैसे डेवलप कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ये सारी स्किल्स हमारी डेवलप हो सकती है? कॉलेजेस, सभी कॉलेजेस हमेशा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं स्टूडेंट्स को। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, टेक्निकल इवेंट्स होते हैं, डिबेट्स होती हैं, प्रेजेंटेशंस होते हैं, डेज होते हैं, अलग अलग डेज सेलिब्रेट करते हैं। सो कॉलेजेस में बहुत कुछ होता है जहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है, हर जगह एक्सपीरियंस ले सकता है, हर तरह का एक्सपीरियंस। इवन एक छोटे से इवेंट में एक्सपीरियंस लेता है तो इवेंट मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे लोगों से कोऑर्डिनेट करना है, कैसे सबको इकट्ठा करके साउंड सिस्टम, लाइट, ये वो सब अरेंज करके परफॉर्म करना है, या चीज़ अच्छी दिखनी चाहिए, उसका इवेंट अच्छा दिखना चाहिए, वो भी सीखता है। सो सॉफ्ट स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स डेफिनेटली, जो टेक्निकल फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें आपके कॉम्पिटिशन्स होते हैं,
रोबोटिक्स से रिलेटेड हैं, इंजीनियरिंग के और कंसेप्ट से रिलेटेड प्रेजेंटेशंस होते हैं, तो उन सब में पार्टिसिपेट करना चाहिए। उनसे उनको एक एक्सपीरियंस मिलता है। दे मे नॉट बी कम्प्लीटली राइट, उनका थियरी, उनका कहना उस समय बहुत अच्छा ना भी हो, लेकिन स्टेज फियर निकलता है, बहुत सारे कंसेप्ट खुद के भी क्लियर होते हैं जब उस सब्जेक्ट को वो स्टडी करते हैं। तो वो सारे जो अपॉर्चुनिटी कॉलेज दे रहा है उसको जितना मैक्सिमम वो लोग यूज़ कर सकें वो यूज़ करें। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करें, दे ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट। वो जितना करेंगे उतना उनके लिए वो सारी स्किल्स डेवलप करना आसान हो जाएगा। राइट। सो बेसिकली कॉलेज के दौरान जो भी टेक्निकल फेस्टिवल्स है या नॉन टेक्निकल फेस्टिवल्स है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करके ये सारे स्किल्स डेवलप कर सकते हैं और वो कॉलेज लाइफ का या कॉलेज का जो टेन्योर है उसका उसमें से मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। राइट, ओके। तो सर हमने बात की कि टेक्निकल स्किल्स, नॉन टेक्निकल स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए, पर इसके साथ साथ सिंस यू आर एसोसिएटेड विथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड, तो आपके हिसाब से प्रैक्टिकल नॉलेज या प्रैक्टिकल लर्निंग का कितना महत्व है? प्रैक्टिकल लर्निंग का बहुत महत्व है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा। अभी ये लॉकडाउन था देश में, सब लोग घर पे बैठे थे, सबने ऑनलाइन वीडियोस देखे, लोगों ने केक बनाए होंगे या कोई ना कोई डिश बनाई होगी। अभी पहली बार जब वीडियो देखते हैं लगता है हम अभी बना लेंगे, मतलब हमें 15 मिनट लगेगी, हम बना लेंगे, और बहुत खुशी से वो स्टार्ट करते हैं। सारा सामान इकट्ठा करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। पहली बार में उनको 2 घंटे लगते हैं और फिर भी इतना अच्छा नहीं बनता जितना वो वीडियो में दिखा रहे थे। तो थियरिटिकल नॉलेज तो मिल गई वीडियो से, सब जब खुद किया तो पता चला उसमें कितने सारे चैलेंजेस हैं। वो 2 बार 3 बार, अभी लॉकडाउन लंबा था तो लोगों ने कई बार बनाया, लास्ट में बनते बनते अब उनका परफेक्ट बनने लगा है। सो दिस इज वेरी स्मॉल एग्जांपल कि प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है कि आप उस चीज़ को जब खुद करते हो, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं, आप जब खुद लेते हो, देखते हो उसे, खुद करके देखते हो तो उसकी प्रॉब्लम समझ आती है। बुक्स में, कॉलेज में, ऑनलाइन वीडियोस में, इन सब में आपको वो चीज़ सब्जेक्ट के बारे में बताया जा सकता है, उस चीज़ के बारे में बताया जा सकता है, लेकिन उसको करने में जो चैलेंजेस आते हैं वो तो आपको जब खुद करेंगे तभी पता चलता है। सो प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ हेल्पफुल। जब आप उसको खुद करते हैं, सीखते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं, उनको करेक्ट करते हैं, तो आप उसमें परफेक्ट होते चले जाते हैं। सो कॉलेज में आप नॉलेज गेन करके, कंसेप्ट समझ के बाहर आते हैं इंडस्ट्री में, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ साल लगते हैं, उसके बाद आप प्रॉपर हो पाते हैं। नहीं, टोटली एग्री सर। एक्चुअली हम सैफरानी कॉलेज में भी कुछ साल पहले हमने ऐसे बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स है, जैसे रोबोटिक्स के कॉम्पिटिशन्स है या कार मेकिंग कॉम्पिटिशन है, जैसे रोबोकॉन है, बाहा है, तो ये सारे कॉम्पिटिशन्स में हमने स्टूडेंट्स को एनकरेज करना शुरू किया और स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट भी किया, जिसमें उन्होंने खुद से फ्रॉम स्क्रैच पूरे रोबोट्स बनाए और कार्स बनाई, राइट फ्रॉम द डिज़ाइनिंग टू द असेंबली पोर्शन, सब कुछ खुद से बनाया। और उसमें जैसे आपने कहा कि बहुत सारे चैलेंजेस इनिशियली आए थे, बिल्कुल, और फिर जैसे धीरे धीरे लर्निंग होता गया और इम्प्रूव होते गए। मैं अभी काफ़ी गर्व के साथ शेयर करना चाहूँगा कि हम उन सारे कॉम्पिटिशन्स में इंडिया में टॉप 10 रह चुके हैं। क्या बात है, वेरी गुड। वही जैसे मैंने आपको कहा, स्टूडेंट्स को कॉलेज सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है। इवेंट्स में, जैसे आपने बताया, इतने इवेंट्स में सैफरानी में हो रहे हैं, तो इन इवेंट्स में भेजता है। बच्चे पार्टिसिपेट करने चाहिए, वहाँ पे बहुत चीज़ें सीखेंगे। टॉप नहीं आएंगे पर टॉप 10 तो आ ही सकते हैं। तो वो कोशिश करके वो लोग उससे सीख के जब इंडस्ट्री में खुद कोई प्रोडक्ट बनाएंगे या डेवलप करेंगे तो वो पहले का सीखा हुआ उनको काम आएगा। सो प्रैक्टिकल नॉलेज ऐसे ही मिलेगी, कॉलेज के टाइम में जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो ऐसे ही मिलेगी। राइट सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि अभी ये सेशन देख रहे हैं वो आगे जाके मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहेंगे, तो वो ज़रूर जानना चाहेंगे आपसे कि आपके हिसाब से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है? जैसा मैंने कहा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो हर चीज़ में लगती है जी। तो चाहे वो ट्रेन्स हैं, चाहे शिप्स हैं, चाहे फ्लाइट्स हैं, चाहे एक लिफ्ट है, एक छोटा सा मशीन है, हर जगह मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्कोप तो है ही। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके आप बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। उस कंसेप्ट को यूज़ करके आप किसी भी चीज़ में जो डेवलपमेंट है, जो इनोवेशन है, जो हो रहा है, कोई नया डेवलप होना चाहता है, उसमें मैकेनिकल इंजीनियर का इनपुट रहेगा ही रहेगा। इसलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद इंजीनियर के लिए स्कोप अबेंडेंट है। ही कैन गेट सिलेक्टेड एनीवेयर। वो हर जगह उसको ये ऑप्शन मिलेगा कि वो जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्मूले हैं, उनको यूज़ करके कैसे वो चीज़ का डिज़ाइन फाइनल हो सकता है, उस चीज़ पे वो वर्क कर सकता है। तो एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद
इंजीनियर के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं. आई कैन से एवरी इंडस्ट्री इज ओपन फॉर हिम. राइट. जैसे क्या होता है कि हर प्रोडक्ट में इनोवेशन आता रहता है. जी. वर्ल्ड इज चेंजिंग, थिंग्स आर बिकमिंग बेटर. ट्रेन्स जब स्टार्ट हुई थी तो वो कोल से चलती थी, फिर स्टीम इंजन आए, फिर आपके आगे आगे इलेक्ट्रिक इंजन आए. आज मैग्नेटिक ट्रेन्स आ गई हैं जो मैग्नेट के कंसेप्ट को यूज़ करके मैग्लेव ट्रेन्स जो बनाई गई हैं जिनकी स्पीड बहुत बेटर है. राइट. ट्रेन तो वही है. ट्रेन का तब भी पर्पस था पैसेंजर्स को या सामान को शिफ्ट करना, आज भी वो है. लेकिन आज वो ट्रेन्स ज़्यादा बेहतर चलती हैं, ज़्यादा बेहतर डिस्टेंस कवर कर सकती हैं. तो इसमें अभी और भी डेवलपमेंट होगा. ट्रेन्स में भी और आगे नई टेक्नोलॉजीज आएंगी. तो जो बेसिक जो कंसेप्ट है ट्रेन का, वो तो एक इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर को ही बताना होगा. राइट. राइट. बाकी उसमें जो भी ऑटोमेशन है, इनोवेशन है, उसमें सभी इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है. आज मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोई सिंगल सब्जेक्ट नहीं है. आज कोई भी चीज एक मैकेनिकल इंजीनियर नहीं कर सकता या एक वो नहीं बनाएगा. सारे इंजीनियर, सारी डिविजन्स इंपॉर्टेंट हैं, बट मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी स्कोप बहुत वाइड एंड ओपन है. ओके. तो अभी हमने बात की मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इनोवेशंस के बारे में, जिसने आपने मैग्लेव का जिक्र किया. तो हमारे जो दर्शक मित्र हैं वो खास मैग्लेव के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानना चाहेंगे कि उसके व्हाट इज़ द कंसेप्ट बिहाइंड इट. तो मैग्लेव में बेसिकली इट इज़ मैग्नेटिक लेविटेशन. तो क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करके वो लोग ने ट्रेन को रन करते हैं. ट्रेन ट्रैक्स को टच नहीं होती है, थोड़ा ऊपर चलती है. बेसिकली इससे क्या हुआ है कि फ्रिक्शन को अवॉइड किया है. जब ट्रेन चलती है तो उसमें फ्रिक्शन आएगा. फ्रिक्शन का जो लोड है वो उसको जो घिसती है उससे उसका लोड बढ़ता है, उसकी स्पीड कम होती है. मैग्लेव ट्रेन्स इसलिए इतनी फास्ट चलती हैं बिकॉज वो टच नहीं हो रही हैं, फ्रिक्शन कम हो गया. फ्रिक्शन का एक बहुत छोटा एग्जांपल दे सकता हूँ जो शायद स्टूडेंट्स जल्दी समझ पाएंगे. हमने हमेशा देखा है कि क्रिकेट बॉल जो है वो क्रिकेटर्स हमेशा अपनी बॉलर्स जो हैं वो अपनी पैंट से घिस के उसको कुछ करते हैं. क्यों करते हैं? कई सारे स्टूडेंट्स कॉपी करते हैं पर उन्हें आइडिया नहीं है वो ऐसा क्यों होता है. क्रिकेट बॉल को वो लोग हमेशा सिर्फ एक ही साइड से घिसते हैं. उससे क्या होता है कि बॉल की एक साइड स्मूथ हो जाती है. बेसिकली बॉल जब खेलते रहते हैं, बार बार हिट हो रही है, टच हो रही है, फील्ड को रोल हो रही है, तो वो रफ हो जाएगी. तो उस पर जब एक साइड से वो बार बार उसको घिस के सॉफ्ट और स्मूथ करते हैं तो क्या होता है कि जब वो बॉल डालते हैं तो उसका जो एयर का जो फ्रिक्शन है, एक साइड अलग होगा, दूसरी साइड स्मूथ है, तो बहुत ईजिली एयर मूव होती है. उससे क्या होता है, बॉल को स्पिन मिलता है. तो वो जो रिवर्स स्विंग, फॉरवर्ड स्विंग जो बॉल का होता है, उसका एक बहुत छोटा सा ये फ्रिक्शन का इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है. राइट. तो ये चीज़ आपको इंजीनियरिंग में सीखने को मिलती है कि ये कॉन्सेप्ट्स रियल इंडस्ट्री में, रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं. हर जगह, जैसे मैंने आपको कहा, इंजीनियरिंग का पार्ट हर जगह है. राइट. हाँ, वो हम समझते कॉलेज में आके हैं कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे इंजीनियरिंग का ये कॉन्सेप्ट लिंक हो रहा है. अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि टेक्निकल साइड भी इंटरेस्टेड होते हैं और नॉन टेक्निकल साइड भी इंटरेस्टेड होते हैं. तो वैसे कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि जानना चाहेंगे कि ऐसा कोई स्कोप या ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी है जिसमें जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद नॉन टेक्निकल फील्ड में भी वो आगे बढ़ सके. जैसा मैंने कहा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके हर फील्ड में स्कोप है. उसमें नॉन टेक्निकल फील्ड्स, जैसे इंडस्ट्री जिसे नहीं कह सकते, मतलब फैक्ट्रीज एंड कंपनीज जैसी इंडस्ट्रीज नहीं है, दे आर नॉन टेक्निकल जिनको हम डालते हैं. वो फील्ड्स में भी एक स्कोप है. जैसे कि एग्जांपल दूंगा आपको कि एक म्यूज़िक इवेंट करना है. आप इवेंट मैनेजमेंट में हैं या आप म्यूज़िक से आपको बहुत शौक है, आप म्यूज़िक सीखते हैं या म्यूज़िक का एक अपना कुछ करना चाहते हैं. सो एक इवेंट होता है, उसमें साउंड सिस्टम कहाँ लगाना है, कितने डिस्टेंस पे लगाना है, उसकी इफेक्ट कैसे आएगी, साउंड एक दूसरे से इंटरसेप्ट तो नहीं करेंगे, मतलब एक दूसरे से क्लैश तो नहीं करेंगी. वो सारी चीज़ें भी, उन सब में भी इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है. आपको उसकी डिटेलिंग सीखनी पड़ती है. या आपने सीख रखी है, अगर आपने इंजीनियरिंग करके वो किया है तो आपके लिए वो समझना आसान होगा. एक आर्टिस्ट है, आपने देखा होगा कई बार हमें यूट्यूब पे या ऑनलाइन मिल जाते हैं ऐसे फोटोग्राफ्स, ऐसे वीडियोस जो जैसे एक रोड के ऊपर किसी ने ड्राइंग बनाई है और वो फोटो लिया, आपको लगता है कि बहुत बड़ी खाई है वहाँ पे, खड्डा है वहाँ पे. वो ड्राइंग है, 2D ड्राइंग है, लेकिन आपको 3D इफेक्ट दिखता है. वो कैसे होता है? उसमें एक पर्सपेक्टिव आता है, किस एंगल से कैसे देखने से वो चीज़ आपको 3D दिखाई देगी. आप उसी को एंगल चेंज करके देखेंगे तो आपको वो नॉर्मल पेंटिंग जैसा दिखाई देगा, लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल से वो आपको 3D दिखता है. सो वो पर्सपेक्टिव, वो एंगल्स, ये सारी ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, फिजिक्स, ये सारी चीज़ें आपको इंजीनियरिंग में कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं जिनको आप यूज़ करके अपने उसी आर्ट को या अपने उस इंटरेस्ट को भी डेवलप कर सकते हैं. राइट. एक और आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, फोटोग्राफी.
बहुत सारे स्टूडेंट्स को फोटोग्राफी का बहुत शौक है। फोटोग्राफी में फोकल लेंथ, एपर्चर, लाइट का इफेक्ट, लाइट के डायरेक्शन, हर एक चीज़ का एक इम्पॉर्टेंस होता है। वो चीज़ इंजीनियरिंग करके जब आप लाइट एंड उसकी रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो उसके फॉर्मूले हैं, वो जब आप सीखते हैं, डिस्टेंस, लेंथ का, रिफ्लेक्शन का, ये चीज़ें जब आप सीखते हैं तो आप और माइन्यूटली और ध्यान से फोटोग्राफी को और सिस्टमेटिकली कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि नॉन इंजीनियर्स नहीं कर सकते, जिसने इंजीनियरिंग नहीं करी वो नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है, वो भी उस चीज़ को सीख सकता है। लेकिन इंजीनियरिंग करके निकला हुआ जो स्टूडेंट होगा उसको उस नई चीज़ को ग्रास्प करने में या उस फॉर्मूला को यूज़ करने में कम मेहनत लगेगी, कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, जबकि रिजल्ट जल्दी अच्छा मिल सकता है। सो इंजीनियरिंग हेल्प्स इन एवरी फील्ड, बी इट टेक्निकल और इवन नॉन टेक्निकल। राइट। तो दोस्तों, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंजीनियरिंग करने के बाद आपको टेक्निकल फील्ड में ही आगे बढ़ना पड़ेगा। आप नॉन टेक्निकल फील्ड में भी आपका इंजीनियरिंग का नॉलेज यूज़ करके बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो सर, हमने बात की मैकेनिकल इंजीनियरिंग और उसके स्कोप के बारे में, और क्योंकि हमारी मैक्सिमम ऑडियंस गुजरात से है तो वो ज़रूर जानना चाहेंगी कि गुजरात में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए स्पेसिफिक क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, तो उसके बारे में क्या आप थोड़ा बताएंगे? विशाल, गुजरात हैज़ ऑलवेज बीन अ लैंड ऑफ बिजनेसेस। जी। बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं। मैन्युफैक्चरिंग इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ आवर ग्लोबल एज वेल एज इंडियन इकोनॉमी। मैन्युफैक्चरिंग या कोई भी कंपनी को प्रोडक्ट जो बनाते हैं, प्रोडक्ट्स में डिज़ाइन लगता है, चाहे वो कोई सी भी फील्ड का प्रोडक्ट है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, बट वो प्रोडक्ट्स में डिज़ाइन लगेगा, तो वो डिज़ाइन जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर्स करेंगे। अब गुजरात में बहुत सारे इंडस्ट्रियल हब्स हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो नए नए प्रोडक्ट्स डेवलप कर रही हैं, इनोवेट कर रही हैं, कुछ नया ला रही हैं। तो उन सब चीज़ों में डिज़ाइन लगेगा, उन सब में इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, तो इंजीनियर्स का स्कोप बहुत ज़्यादा है। और गुजरात हमेशा से ही बिजनेसेस को काफ़ी प्रमोट करता रहा है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम हमारी गवर्नमेंट अभी चला रही है, उसमें इंडियन कंपनीज़ को और बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि वो नई चीज़ें डेवलप कर सकें, या जो ग्लोबली बन रही हैं इंडिया में अभी नहीं बन रही हैं उनको बनाया जाए। उन सब चीज़ों का स्कोप बढ़ेगा और स्टूडेंट्स उसमें और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी उनको मिलती रहेगी। सो गुजरात हैज़ ऑलवेज बीन अ मेन हब जहाँ पे उनको ऑप्शंस बहुत मिलेंगे। तो सर, गुजरात में कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स है आप बता सकते हैं कि जिसमें इंजीनियरिंग का योगदान रहा हो? गुजरात में विशाल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमेशा से होते आए हैं। आप कई सारी सिटीज़ डेवलप हुई हैं, कई सारे विलेजेस में डेवलपमेंट्स हुए हैं। सो गुजरात में प्रोजेक्ट्स खैर काफ़ी रहे हैं। हमारे लिए एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारी नज़रों के सामने जो अभी कुछ समय पहले हुआ है, अपना स्टैचू ऑफ यूनिटी जो नर्मदा डैम के पास बनाया गया है। जी। मतलब दुनिया की सबसे लंबी इमारत है, सबसे ऊंची इमारत है। राइट। ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है। इसमें मटेरियल, लोड, क्या कैसे बनेगा, उसका डिज़ाइन, उसके ऊपर क्या विंड के, ज़मीन का, पानी का क्या इफेक्ट आएगा, वो सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके बहुत सारे इंजीनियर्स ने उसमें का योगदान रहा है उसमें, वो करके लेकिन उसको बनाया है। आज दुनिया के वो सबसे बड़ी इमारत गुजरात में खड़ी है। राइट। सो ये ऑब्वियसली बहुत सारे इंजीनियर्स अक्रॉस द कंट्री या और इवन बाहर के भी होंगे और गुजरात के भी रहे होंगे, जिन्होंने इसमें अपना इनपुट्स दिया होगा, जिन्होंने इसमें वर्क किया है, और उसके बाद आज ये चीज़ खड़ी हुई है। सो दिस इज़ वन एग्जाम्पल, राइट, एंड दिस इज़ द स्टार्ट। ऐसे अभी तो और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे और आ सकते हैं। राइट। अगर सब इंडिया में नॉलेज की कमी नहीं है, अगर सब मिलकर कोशिश करते हैं तो और इससे बढ़िया प्रोजेक्ट्स भी हम लोग ला सकते हैं। राइट। और एक दूसरा प्रोजेक्ट है, जैसे अभी रिसेंटली इनॉग्रेशन हुआ मोटेरा स्टेडियम का। जी। इट्स द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टेडियम नाउ। राइट। जिसमें दो महान हस्तियां, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने मिलकर उसका इनॉग्रेशन किया। वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी। इतना बड़ा स्टेडियम, उसमें सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, सभी इंजीनियरिंग के फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट है। जी। लेकिन वो इतनी बड़ी चीज़ बनाना, उसका अंदर इवेंट हो सके सक्सेसफुली, इतनी पब्लिक आ सके, जा सके, उसके लिए जो सारे अरेंजमेंट्स उन्होंने किए हैं या जो सोच के किया होगा और इतने कम समय में जो उन्होंने उसको बनाया है, जी, वो बताता है कि इंजीनियरिंग का स्कोप गुजरात में, इंडिया में कितना ज़्यादा है। सर, अभी मार्केट में बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है, जैसे कैड सॉफ्टवेयर है, आंसिस है, जिसमें डिज़ाइनिंग, सिमुलेशन वगैरह होता है। तो आज इंजीनियरिंग में या फिर आज मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये सारे सॉफ्टवेयर्स का क्या रोल है, और अभी जॉब रोल्स कैसे चेंज हो गए हैं ये सॉफ्टवेयर्स की वजह से,
उसके बारे में थोड़ा आप बता सकते हैं? विशाल, सॉफ्टवेयर्स जो हैं दे आर बेसिकली निचोड़ है जो इंजीनियरिंग का है। आपने जो भी कॉन्सेप्ट्स, जो फॉर्मूले होते हैं, उन सबको वो लोग एक फीड करके एक सॉफ्टवेयर बनाया है ताकि आप जो भी डेटा डालते हो आपको बैठ के कैलकुलेट नहीं करना है, सॉफ्टवेयर आपको रिजल्ट दे देता है। उसके अंदर फॉर्मूला है, आपको मिल जाता है। सॉफ्टवेयर्स आपका काम आसान कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर्स आपको सिमुलेशन करके दे सकते हैं कि वो कैसा दिखेगा कल को, बनने के बाद कैसा लगेगा। लेकिन उसके लिए जरूरी नहीं है कि सॉफ्टवेयर आपको पूरा बना के दे दे। डेटा तो आप ही को डालना पड़ेगा, इनपुट तो आपको देना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर कैन हेल्प यू विजुअलाइज थिंग्स। हमने जैसे अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करी, वो एकदम से नहीं बना। उसका जो भी डिज़ाइन सोचा गया होगा, उसका जो कंसेप्ट बनाया गया होगा, उसको सॉफ्टवेयर में फीड करके उसके रिजल्ट्स देख के उसको विजुअलाइज किया गया, चेक किए गए कि वो सही बनेगा, सही तरह से खड़ा रहेगा लंबे समय तक। उसके बाद में उसको एक्चुअली बनाना शुरू किया गया होगा। सो सॉफ्टवेयर्स ने हेल्प किया है। आप शायद जानते होंगे ताजमहल को बनने में 20 साल लगे थे। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, उसको 9 साल लगे। वो पहले बनाया गया हर छोटे छोटे पार्ट्स में, फिर उनको शिफ्ट किया गया, फिर वहाँ जाके असेंबली करके उसको खड़ा किया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो उससे तकरीबन स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से तकरीबन डबल साइज का है, वो सिर्फ 33 महीनों में, 3.25 साल में बना है। तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर्स का डेफिनेटली योगदान है, काफ़ी बड़ा योगदान है। लेकिन उन सॉफ्टवेयर्स को ऑपरेट करने के लिए कंसेप्ट, आइडिया तो इंसानों का ही है। सॉफ्टवेयर आपको सारा रिजल्ट दे सकता है, लेकिन आइडिया तो इंसान ही लगाते हैं, दिमाग तो वही लगा रहे हैं। उनका दिमाग को वो फॉर्मूला में कन्वर्ट करके आपको रिजल्ट कन्वर्ट करके आपको बता देता है जी। तो आपको पता है कि आप जो कर रहे हो वो सही बनेगा, आगे जाके आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करने पड़ेंगे। सो सॉफ्टवेयर हेल्प दे, बट दे कैन नॉट बी एवरीथिंग। इसीलिए इंजीनियरिंग का 4 साल का कोर्स करते हैं या आगे भी पढ़ाई करते हैं लोग, इसीलिए करते हैं कि वो जो कंसेप्ट्स हैं वो तो हमें ही सीखने पड़ेंगे, वो सॉफ्टवेयर नहीं बता सकते। राइट जी। सो बेसिकली सॉफ्टवेयर टूल्स है, पर उनको कैसे यूज़ करना है वो हमें पता होना चाहिए। आपको सर्च करने के लिए गूगल है जी, गूगल पे सब मिलता है जी। ये सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट गूगल पे भी मिलते हैं जी। लेकिन क्या सर्च करना है ये तो आप ही को पता होगा ना, वो आपको पता होना चाहिए। गूगल नहीं बता सकता आपको। तो वो जो नॉलेज है, क्या सर्च करना है या सर्च करके किस तरह से उसको रिजल्ट को यूज करना है, वो तो आपको आपके कॉन्सेप्ट ही सिखाएंगे जो आप कॉलेज में सीखोगे। इसीलिए कॉलेज में इंजीनियरिंग करने से आप ये चीज़ें ज़्यादा सीखते हैं जी। सर, ऐसा कहा जाता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो गर्ल्स के लिए नहीं है या लड़कियों के लिए नहीं है, तो उसमें आपका क्या व्यू है? देखिए, कई साल पहले जी मेडिकल और इंजीनियरिंग दो ही फील्ड हुआ करती थी। उस ज़माने में लड़कियों को पढ़ाते भी कम थे। तो जनरली क्या हुआ है कि लड़के ज़्यादा हैं इन फील्ड्स में, और वो करते करते इंजीनियरिंग एंड या कोर इंजीनियरिंग में, तो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल जैसी इंजीनियरिंग जो बेसिक इंजीनियरिंग्स हैं जो पहले हुआ करती थी, उनमें लड़के ही ज़्यादातर थे। और उसमें हार्डकोर काम होता है, उसमें आपको फील्ड पे खड़े रहना है, मशीन्स ऑपरेट करनी है या करवानी है, तो पसीने वाला काम, आपको गर्मी में खड़े होकर कराने वाला काम रहता है। तो इसलिए माना जाता है कि लड़कियों के लिए वो नहीं है। लेकिन ये कंसेप्ट गलत है, और गलत अब हो गया है। उसका रीज़न ये है कि अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सिर्फ मशीनों पे काम करना या वर्कशॉप में काम करना ही नहीं रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, वो हर जगह है, तो हर फील्ड में उसका स्कोप है। सो जरूरी नहीं है कि मशीन के सामने बैठना पड़े उनको या मशीन ऑपरेट करनी पड़े, वो लोग वैसे भी काम कर सकती हैं रिलेटेड टू यूजिंग देयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रिलेटेड टू इंजीनियरिंग वर्क। अब ये बहुत बढ़िया जो हमारे इंडिया की उपलब्धि है, मंगलयान जो भेजा है जी, आपने उसके बारे में जाना होगा। उसकी जो कोर टीम थी, कोर टीम में बहुत सारी विमेन थी। वो कोर टीम के अंडर में बहुत सारे इंजीनियर्स ने भी एग्जिट काम किया है जी, जिससे वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। उसमें भी बहुत लड़कियां रही हैं। सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग लड़कियां नहीं कर सकती, ये कंसेप्ट गलत है, या उनको नहीं करना चाहिए, ये कंसेप्ट गलत है। वो उनको डेफिनेटली इसमें बहुत कुछ उनके लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अच्छा सर, आपने एज अ बिजनेस हेड बहुत सारे इंजीनियर्स का इंटरव्यूज़ लिया होगा, बहुत सारे इंजीनियर्स से आपने बात करी होगी, तो आपके एक्सपीरियंस से व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट टुडेज इंजीनियर्स? टुडे यस, द कंसेप्ट इज़ वेरी डिफरेंट। इंजीनियर्स का भी तरीका काफ़ी बदल गया है। जो यंग स्टूडेंट्स से हमने इंटरेक्ट किया है, जब मैंने इंटरव्यूज़ लिए हैं जी, तो इंजीनियर्स का थॉट प्रोसेस काफ़ी चेंज हो गया है। लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स वो सब लोग यूज़ करते हैं, उनका विजुअलाइजेशन काफ़ी अच्छा है। एक चीज़ जो बहुत नोटिसेबल है वो ये है कि उनका बेसिक
टेक्निकल नॉलेज जो उनको इंजीनियरिंग से एक इंजीनियर से हम एक्सपेक्ट करते हैं Right. वो नहीं होता है या वो मिसिंग होता है। टेक्निकल कॉन्सेप्ट पे वो लोग इतना फोकस नहीं करते हैं। क्या हुआ है कि अब जो जनरेशन है या जो बच्चे हैं वो सोचते हैं कि गूगल पे तो सब मिलता ही है, जब चाहिए होगा गूगल पे देख लेंगे, याद करने की क्या जरूरत है। अब क्या होता है कि गूगल पे सर्च करने का टाइम नहीं देती इंडस्ट्री। जब आप इंडस्ट्री में आते हो या जब इंटरव्यूअर आपको इंटरव्यू ले रहा है तो वो चाहेगा कि आप जो चीज़ पढ़ के निकले हो वो आपको आती हो। काम तो सिखाई देंगे कैसे करना है, लेकिन आपका कंसेप्ट तो आप क्लियर होना चाहिए जी। क्या होता है कि वो सोचते हैं गूगल पे ढूंढ लेंगे, इंडस्ट्री में वो टाइम नहीं होता है किसी के पास कि आपको वो ऑप्शन दे के आप बैठो और सर्च करके सोच के समझ के फिर आना, वो टाइम नहीं मिलता है। सो मेरा ये कहना होगा कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इंजीनियरिंग के पीरियड में जहाँ तक हो सके अपने कंसेप्ट क्लियर कर लें, बाकी सारे स्किल्स भी वो डेवलप कर लें, वो फिर भी बाद में कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स तो उसी ड्यूरेशन में कर लें तो अच्छा है, तो उससे इंडस्ट्री में इमीडिएटली उनको एक्सेप्टेंस मिलेगा। राइट। इंटरव्यू के टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मिलते हैं जिनका बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक चीज़ें नहीं पता होती हैं, वो थोड़ा निराश करता है कि आजकल के इंजीनियर्स को इतना भी नहीं आता है, वो हो जाता है। राइट। तो जो स्टूडेंट्स अभी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा कि ताकि वो अच्छे इंजीनियर बन पाए और इंडस्ट्री रेडी हो पाए? मैं ये कहूँगा कि इंजीनियरिंग से बिल्कुल डरिए मत। इट्स अ वेरी इजी थिंग, एन्जॉय कीजिए उसको, एन्जॉय करते करते सीखिए। जो भी कुछ जैसे मैंने बताया कॉलेज टाइम में जितने भी ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उनको यूज़ करके उनसे जितना हो सके ग्रास्प करके सीखिए। आगे चल के लाइफ में लर्निंग हमेशा चलती रहेगी, लेकिन इस पीरियड में जितना मैक्सिमम आप गेन कर सकते हैं वो गेन कर लिए पॉजिटिवली, वो आपको सपोर्ट करेगा। दैट्स ऑल आई कैन से। राइट। तो सर हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम श्योर जो हमारी ऑडियंस है उनको आज के सेशन से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सर। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आज हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग और उसके रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की। अगर आप इंजीनियरिंग या उसके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम अलग अलग एक्सपर्ट से इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में बात करते रहेंगे। तो उसके लिए आप हमारी चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, तो जब हम लाइव आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले सेशन में।